गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने किया था ब्योंसी एंड ब्योंट फोर्स, ठीक है। और साथ में हम लोगों ने स्टडी किया था फैक्टर्स ऑन विच ब्योंट फोर्स डिपेंड्स। कोई भी बॉडी जब भी हम लोग लिक्विड में इमर्ज करते हैं तो liquid exert an upward force which is known as buoyant force and also known as upthrust, ठीक है। and that upthrust depends on two factors. First one is volume of the object immersed in the liquid and second one is density of the liquid. So आज हम लोग density of the liquid को थोड़ा और explain करेंगे और इस पे बेस्ड जो 2-3 क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। तो डेंसिटी, वैसे मैंने कल थोड़ा सा समझाया था आप लोगों को कि डेंसिटी का मतलब क्या होता है। डेंसिटी मतलब थिकनेस, गाढ़ापन, कितना हमारा जो लिक्विड है वो थिक है। जैसे एग्जांपल के लिए एक गिलास में आप वाटर रखो, एक गिलास में आप हनी रखो, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा थिक होगा? ऑब्वियसली हनी ज्यादा थिक है, हनी है वो ज्यादा थिक होगा। या फिर आप एक ग्लिसरीन ले लो, ग्लिसरीन भी एज कम्पेयर टू क्या होगा, वाटर, ज्यादा थिक है। तो अब डेंसिटी किसकी ज्यादा होगी? हनी की एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वो ज्यादा थिक है, उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा है। तो डेंसिटी कंसेप्ट हम लोग बाद में एक बार फिर से पढ़ेंगे, आगे डेफिनेशन है उसकी, लेकिन यहाँ पे रिलेटेड टू क्वेश्चंस आपको डेंसिटी पता होना चाहिए, ठीक है। सो डेंसिटी क्या होता है? सिंपल वर्ड्स में थिकनेस ऑफ द लिक्विड। जो लिक्विड ज्यादा थिक है इसका मतलब उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा। और जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी अपथ्रस्ट उतना ही इंक्रीज होगा। जैसे अगर हम लोग किसी बॉडी को पानी में डाल रहे हैं, उसी बॉडी को फिर हम लोग हनी में डाल रहे हैं, तो हनी में उस पे जो अपथ्रस्ट लगेगा वो ज्यादा लगेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है? ज्यादा। अब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि वाई इट इज इजियर टू स्विम इन सी वाटर एज कम्पेयर टू इन रिवर वाटर और वाटर इन अ स्विमिंग पूल। मीन टू से कि सी वाटर में स्विम करना इजी होता है, लेकिन रिवर वाटर में या फिर स्विमिंग पूल के जो वाटर है उसमें स्विम करना डिफिकल्ट होता है। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाई। नाउ दिस आंसर इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी, ये डेंसिटी पे बेस्ड है। अब सी वाटर क्या होता है? सॉल्टी, सॉल्ट होता है उसमें। सॉल्ट मतलब सॉल्ट की वजह से, सॉल्ट की प्रेजेंस की वजह से उसकी डेंसिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। और डेंसिटी इंक्रीज होगी, वो अपथ्रस्ट ज्यादा अप्लाई करेगा पर्सन पे, अपथ्रस्ट ज्यादा अप्लाई करेगा तो ऑब्वियसली वो पर्सन क्या करेगा? इजिली स्विम कर सकता है इन अ सी वाटर। लेकिन रिवर वाटर सॉल्टी नहीं होता है, स्विमिंग पूल में जो वाटर है वो सॉल्टी नहीं होता है, वो फ्रेश वाटर होता है, उसमें सॉल्ट प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या होती है? लेस डेंसिटी की वजह से लेस अपथ्रस्ट फोर्स लगेगा एंड डिफिकल्टी होगी स्विम करने में। So it is easier to swim in sea water because sea water exert a greater buoyant force on a swimmer due to its high density. So this will be the answer of that question. The fresh water in swimming pool, however, exert comparatively smaller buoyant force on the swimmer due to its low density. That's why. अब यहीं से एक और क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास एक ब्लॉक है, आयरन का ब्लॉक है, बड़ा सा पीस है आयरन का। सो अगर हमारे पास एक आयरन ब्लॉक है, बहुत बड़ा आयरन ब्लॉक है, उसको हम लोग पहले उसको पानी में डाल रहे हैं, वाटर में, वो डूब जाएगा। लेकिन फिर उसी आयरन ब्लॉक को हम लोग किस में डाल रहे हैं? मरकरी में, वो फ्लोट करेगा, मरकरी के ऊपर फ्लोट करेगा। आयरन ब्लॉक नहीं कंसीडर करना तो आयरन नेल कंसीडर कर लो, ठीक है। आयरन नेल में भी सेम केस, आयरन नेल को अगर आप लोग लिक्विड में इमर्ज करते हो तो वो सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। लेकिन अगर उसको आप मरकरी के ऊपर प्लेस करते हो, मरकरी के सरफेस के ऊपर प्लेस करते हो, तो वो फ्लोट करने लगती है, वो सिंक नहीं करेगी उसमें, डूबेगी नहीं उसमें। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों। क्वेश्चन नंबर 25 जो आपकी बुक में है, 24 अभी डिस्कस किया मैंने, 25 आयरन नेल सिंक्स इन वाटर बट इट फ्लोट्स इन मरकरी, व्हाई? क्योंकि दिस आंसर इज अगेन बेस्ड ऑन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। Density of mercury is very large as compared to water. मरकरी आप लोगों को पता है एक मेटल है, सिर्फ एक
मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होती है, ठीक है, और उसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा। तो हाई डेंसिटी की वजह से अपथ्रस्ट ज्यादा लगेगा, ज्यादा अपथ्रस्ट की वजह से बॉडी क्या करती है, उसके ऊपर इजिली फ्लोट करती है, ठीक है। तो ये था हमारा यहाँ से सेकेंड क्वेश्चन। इसके बाद हमारी जो नेक्स्ट टर्म है वो आएगी आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नाउ दिस इज अगेन अनदर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक, आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है, पहले डेफिनेशन देखो। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज होली और पार्शियली इमर्स्ड इन द लिक्विड इट एक्सपीरियंस अ buoyant फोर्स which is equal to the weight of the liquid displaced by the object। मीन्स जब भी हम लोग किसी बॉडी को पार्शली या होली इमर्स करते हैं लिक्विड में, तो वो उस पर buoyant फोर्स लगता है, वो तो आप लोगों को पता है। जब भी हम लोग किसी बॉडी को इमर्स करते हैं लिक्विड में, दैट बॉडी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स विच इज नॉन एज buoyant फोर्स। उस पर buoyant फोर्स लगेगा, और वो buoyant फोर्स किसके इक्वल होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, ठीक है। दैट इज buoyant फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। अब यहाँ पे टर्म आपको नहीं समझ आ रही होगी कि वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, तो उसको डायग्राम से मैं बताती हूँ। यहाँ पे देखो, सपोज करो दिस इज अ बकेट और यू कैन से दैट दिस इज अ जग विच इज फिल्ड विद वाटर अप टू ब्रिम, ऊपर तक उसको पानी से भरा हुआ, बिल्कुल ऊपर तक, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, एक स्टोन है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे टाई कर रखा है थ्रेड के साथ, जिसका वेट कितना है 40 न्यूटन। एयर में इसका वेट कितना है 40 न्यूटन मेजर किया हम लोगों ने। उसके बाद हम लोग इस स्टोन को कहाँ पे लेके जा रहे हैं, इस लिक्विड में, ठीक है। जैसे हम इस लिक्विड में लेके जाएंगे स्टोन को, तो क्या होगा, एक तो इस जग में से वाटर डिस्प्लेस होगा। डिस्प्लेस मतलब यहाँ से वाटर बाहर निकलना, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द जग, ठीक है। तो यहाँ से पानी बाहर आएगा, क्योंकि जितना एरिया ये हमारा जो जितना वॉल्यूम ये स्टोन ऑक्यूपाई कर रहा है इनसाइड दी बीकर, इनसाइड दी जग, वो उतने लिक्विड को क्या करता है, सो जो लिक्विड यहाँ पे डिस्प्लेस होगा उस लिक्विड को हम लोगों ने क्या करना, अनदर कंटेनर में उसको कलेक्ट करना है। अब जैसे हम लोग इस स्टोन को इमर्स करेंगे लिक्विड में, हमें पता अपथ्रस्ट लगेगा, अपथ्रस्ट की वजह से ये अपना वेट लूज करेगी। अब सपोज करो एयर में इसका वेट कितना था 40 न्यूटन, अब जैसे उसको लिक्विड में हम लोगों ने इमर्स किया, इसका वेट कितना रह गया 30 न्यूटन, तो वो 10 न्यूटन क्या हुआ, लॉस। और जो इस पे अपथ्रस्ट लग रहा है वो भी कितना लग रहा है, दैट इज 10 न्यूटन। जितना इस बॉडी के वेट में लॉस आएगा दैट इज इक्वल टू अपथ्रस्ट, ठीक है। एंड दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी। ये बॉडी जितना लिक्विड यहाँ पे डिस्प्लेस कर रही है उसका वेट किसके इक्वल आएगा, अपथ्रस्ट के इक्वल, ठीक है। क्योंकि जितना हमारा स्टोन वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है इनसाइड द लिक्विड, वो उतना ही लिक्विड क्या करेगा, यहाँ पे डिस्प्लेस करेगा। और वो डिस्प्लेस्ड लिक्विड अगर उसका हम वेट करें, वो वेट भी किसके इक्वल आएगा, 10 न्यूटन के इक्वल आएगा। दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। The weight, the upthrust act on a body when it is immersed wholly or partially inside a liquid is equal to weight of the liquid displaced by the body। तो होप सो डायग्राम से आप लोगों को इजिली समझ आ गया है कि डेफिनेशन का मतलब क्या है। वही यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने, बियॉन्ड फोर्स और अपथ्रस्ट एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट। दिस इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्वेश्चन मैंने ये एज इट इज आप लोगों को लिखवाया हुआ है, 26 या 27 क्वेश्चन होगा, ये चेक कर लेना। इसके बाद हमारा आता है कि बियॉन्ड फोर्स जो है, इवन गैसेज एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन देम। एयर भी अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करती है, ठीक है। इट इज द बियॉन्ड फोर्स ड्यू टू डिस्प्लेस्ड एयर विच मेक्स अ बैलून राइज इन एयर। बैलून अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों जाता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द अपथ्रस्ट, बिकॉज ऑफ द एयर। एयर की वजह से जो अपथ्रस्ट लगता है उसकी वजह से बैलून मूव करता है अपवर्ड डायरेक्शन में, ओके। उसके बाद हमारे पास है सम एप्लीकेशंस ऑफ आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे बेस्ड सम एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस को डिटेल में तो डिस्क्राइब नहीं किया हुआ है, लेकिन सिर्फ एज एप्लीकेशन आप लोगों को दे रखा है कि उसका कहाँ कहाँ यूज करते हैं। तो एप्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती हैं।